Assalamu alaikum, everybody. I hope you guys are doing well. Assalamu alaikum, Zishan. Assalamu alaikum, Gulsher. Assalamu alaikum, Hasnat. Assalamu alaikum, Hussein. Welcome to the class, everybody. We are doing February, March 23. पेपर है तुम लोगों के पास? Or should I send it? अस्सलाम वालेकुम मुर्सलीन, क्या हाल चाल है यार? पहले जरा मैंने ना इस पेपर का आपको लिंक भेज दूं. Just upload that right now in the, where is it? Here it is. Brilliant. Assalamu alaikum, Mohyuddin. Encoded Black. Assalamu alaikum. Finally, I know you are. AS classes will happen. Yes, AS ka logo. Inshallah. Sarim, assalamu alaikum. Maveen, assalamu alaikum. What paper is this? This paper is not in the booklet. मैंने कुछ किया तो है, कोशिश तो की है डिस्क्रिप्शन में लगाने की. नजर आ रहा है सबको डिस्क्रिप्शन में? Zulkarnain, assalamu alaikum, welcome. Maveen, can you message in the group that we're live? It'll be a big help. हाँ हसन, उड़ा लो तुम मजाक. चले, let's start. मेरी रात को 11:30 बजे एक खत्म हुई है और एक बच्चों के साथ मीटिंग थी ऑनलाइन और सुबह फिर 4 बजे मैं उठ गया था. सो bear with me if I'm very sleepy and if I'm zoned out, but inshallah Allah मदद करेगा. जवानों, let's start the first question. देखो, कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना करते हैं, वरना हम 2 सेटिंग्स में भी खत्म कर सकते हैं इसको. बड़ी मुश्किल बात नहीं है. डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट. बताओ भाई, क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट? इफ्तारी तो तुम लोगों को करानी चाहिए मुझे. The work done per unit mass in bringing it from infinity
to a point in a gravitational field. Abdurrahman, love you more. Or guys, please make sure that you like, subscribe, hit the bell icon for the channel, invite your friends. It's good. It's a good feeling. अब ये उसने क्या किया, उसने एक ग्राफ बनाया है, देखो, इट्स फॉर अ स्फेरिकल प्लैनेट. मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये जो ग्राफ है ये सिंगल प्लैनेट के लिए है. अगर ये ग्राफ दो प्लैनेट्स के बीच में बना हुआ हो, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हो, यू ऑलरेडी नो द आंसर टू दिस, बट दोज ऑफ यू डोंट, अगर दो प्लैनेट्स के बीच में वो कहे कि यही ग्राफ बना के दिखाओ ऑफ फाई वर्सेस आर, तो कैसा बनता है? वो कुछ ऐसा बन जाता है. याद आया सबको कि अगर दो प्लैनेट्स के बीच में हो तो वो कुछ इस किस्म की चीज बनती है. Yeah, प्याला बन जाता है. Exactly, Dina. That's a nice word for the morning. Artemis is a spherical planet that may be assumed to be isolated in space. The variation of distance x from the center of Artemis for the gravitational potential phi is shown. The radius of Artemis is 4800. Determine the value of phi on the surface of Artemis. So 4800 kilometers there. So that will be like 4800,000 meters. So that's like 4.8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not even that. It's 0.48. into 10⁻⁷ meters बनेगा ये. तो आपने क्या करना है, आपने 0.48 into 10⁻⁷ पे जाना है. अब यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आके 0.48 ढूंढे किधर है. सो ये 1 है, ये 0.5 है, this is 0.25. This is this is 0.4. This is 0.45. 0.48 हो गई इधर. अब 0.48 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींचो नीचे, which is this one, and this is the value. क्या ये बात समझ आई है सबको? उसने अपनी तरफ से बड़ी साइंस मारी, आपको किलोमीटर में डिस्टेंस दे दिया और यहाँ पे एक्सेस जो है वो 10⁻⁷ में लिखी हुई है. तो आपने पहले उसको 10⁻⁷ में कन्वर्ट करना है जवानों. कैसे कन्वर्ट करना है? 4800 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको पावर ऑफ 10 में ले जाना है. सो 0.48 into 10⁻⁷ meters बन गया. दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट. और आपको पता है कि आप जब प्लैनेट की सरफेस के ऊपर होते हो तो आपका फाई इज मोस्ट नेगेटिव. याद है ये बात कि फाई सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. सो सरफेस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर मैं गया, फिर मैंने यहाँ से पहले तो 0.48 निकाला ना. वो 0.48 कहाँ बनता है? दिस इज 0.25, दिस इज 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, फिर ये 0.5 आ गया. तो 0.48 0.5 के बहुत करीब होगा. स्ट्रेट लाइन बनाई, यहाँ पहुंचा, तो ये जवाब आ गया जी. आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है. सो दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली ही लोएस्ट वैल्यू ले सकते हैं. हाँ, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू बी 3.55. समझ आ गई? So minus 3.55
into 10 raised to power 7 क्योंकि y axis पे भी 10 की power 7 लिखा हुआ है. आगे चलें. Show that the mass of Artemis is given by this expression. Now phi is minus gm over r है ना. So phi की value of minus 3.55 into 10 raised to power 7 is equals to minus 6.67 into 10 raised to power minus 11 times m over r. R की value थी 0.48 into 10 raised to power 7. Let's do it. This is 10 minus 3.55 into 10 to the power 7. Let's solve. Minus 3.55 into 10 to the power 7 times 0.48 into 10 to the power 7 divided by 6.67 10 to the power 7. करें हमने जरा कैलकुलेटर में सारे. शाबाश. What answer do we get? मेरा तो आ गया. अल्हम्दुलिल्लाह. मैथ्स आ रहा है मेरा 2.55. ये देखो 2.5547 into 10 raised to power 24 जो कि प्रूफ हो गया. Got it? Makes sense? चल. Calculate the gravitational field strength G on the surface of Artemis. अब gravitational field strength निकालनी है तो काम आसान करें या मुश्किल करें. देखो मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ. मैं I can do it by gm over r square, or I could simply say कि मेरे पास gravitational potential तो था. Gravitational potential का फॉर्मूला होता है gm over r. अगर gravitational potential को further r पे डिवाइड कर दिया जाए तो वो gravitational field strength बन जाती है. So मैं बहुत ज़्यादा वर्किंग से बच सकता हूँ. ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू तो है ही मेरे पास सरफेस वाली. वो हमने निकाली थी 3.55 into 10 to the power 7 divided by the radius which was 0.48 into 10 to the power 7. की बात समझ आइए सबको? Did you guys understand मैंने क्या किया? मैंने कहा कि मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसको r पे डिवाइड कर दो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बन जाएगी. दूसरा फॉर्मूला जो आप अप्लाई खुद ही कर सकते हो, दैट इज gm over r स्क्वायर. उससे भी आंसर आ जाएगा. दोनों से आंसर एक ही आएगा. सारा आई एम ग्लैड यू डिड. 10 पर 7 कट जाएगा. सो 3.55 को 0.48 पे डिवाइड करो. क्या आंसर आता है? आई एम गेटिंग 7.4 न्यूटन पर केजी. वेल डन अदीना, माशाल्लाह बड़ा दिमाग चल रहा है इस टाइम पे. पार्ट 4. हाँ, फर्स्ट बिट में नेगेटिव साइन इग्नोर कर सकते हैं. करते हैं, बिल्कुल करते हैं. आपको पता है कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? रायान, व्हिच डेरिवेशन? हीरो, ये देखो ना, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्मूला में r स्क्वायर आ रहा है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूला में r आ रहा है. तो सिर्फ एक r का ही फर्क है ना. तो अगर मैं इस फॉर्मूला को r पे डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये gm over r square बन जाएगा, which is actually gravitational field strength. So what I'm saying is कि gravitational field strength को डायरेक्टली निकाला जा सकता है by dividing gravitational potential by r. अब क्लियर हो गया? चले, परफेक्ट. सारे क्लियर है ना? Part 4. A satellite in an orbit at a fixed position above is in orbit. अच्छा ठीक है. So ये हमारे पास एक सैटेलाइट है जो कि एक फिक्स पोजीशन पे है. हमेशा डायग्राम बनाइए करो, it always helps. The satellite is in an orbit at a fixed position above a point on the surface of Artemis. The satellite is located above the equator of Artemis. चलें जी, ये इक्वेटर के ऊपर है, मान लेते हैं. At a height above the surface where the gravitational potential is -0.65. मान लिया जी.
-0.65 into 10⁻⁷ है जी यहाँ पे इसकी वो calculate the period in hours of the rotation of Artemis. Okay, so अब क्या करें? उसने आपको जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता दिया। अगर आप ग्राफ पे जाएंगे और -0.65 इंटू 10⁻⁷ को ढूंढते हैं, so -0.5 ये, I think this is -0.6 and this is -0.7, so -0.65 is this value, है ना, -0.65 ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, शाबाश, आप आ गए लेट्स से इधर, और इसी वैल्यू के ऊपर जाके देखो कि आपका डिस्टेंस कितना बनता है। जो आपकी आर की वैल्यू यहां पे आ रही है वो कितनी आ रही है ये चेक करें। So this is 2, this is 3, ये सेंटर में वैल्यू कितनी होगी 2.5 है ना, 2.5 होगी। आपको होता है हर 2 डब्बों के बाद वो एक पूरा नंबर आता है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके वो वैल्यू ढूंढनी है कितनी है वो एग्जैक्टली अगर आप गौर से देखो तो वो पूरी पूरी उसके ऊपर नहीं है। देख रहे हो आप लोग, मैं इसको सॉरी फिर से बनाता हूँ, उससे थोड़ी सी ये आगे है, ahead। अभी वो तो जोड़ रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ यहाँ करके है। दिस इज द वैल्यू, सो 2.5 this is 2.6, ये वैल्यू कितनी होगी जी ये बताएं, what is the value here? 2.6 है, ये 2.7 है, तो चलो 2.62 कह लें, 2.63 कह लें, क्योंकि ये 2.65 है। So what is the value over there? That's it's 2.62. So the value here for R is 2.62 into 10 raised to power, R की यूनिट क्या था, हाँ into 10 की power 7 into 10 raised to power 7। Are you guys with me on this? So हमने पहला काम ये किया, हमने -0.65 ढूंढा, हम y एक्सिस पे गए थे, हमने -0.65 को ढूंढा, हमने कहा -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9 और -1। तो हर दो लाइंस एक 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं। सो ये अगर ये -0.6 है और ये -0.7 है तो ये -0.65 इनके सेंटर में होगा। हम सेंटर से आए, हमने इस कर्व को आके टच किया, हमने इस कर्व से कहा ऊपर जाओ और देखो कि ये वैल्यू कितनी है। सो दिस वाज 2, दिस वाज 3, ये बिल्कुल सेंटर था, ये 2.5 हो गया, फिर ये 2.6 आ गया और ये 2.6, 2.62 या 2.625 दोनों काम आप ठीक कह रहे हैं। यहां से बस आर की वैल्यू होगी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आ गया। अब वो कहता है मुझे ये बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड इन आवर्स। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे बताएं, हाउ विल, रेडियस है हमारे पास अब,
वो क्या चीज है जो इसको घुमा रही है गोल गोल? What is it that causes it to move? It is the force of gravitation that causes it to move, ना? हमेशा जब ऑर्बिट में होता है हम लिखते हैं force of gravitation provides the centripetal force. So GMM over R square is equals to mr omega square. ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसमें छोटा मास कौन सा, बड़ा मास कौन सा? शाबाश, एग्जैक्टली सेंट्रिपेटल फोर्स घुमाती है। छोटा मास किसका होता है, बड़ा मास का? छोटा मास सैटेलाइट का होता है, बड़ा मास प्लैनेट का होता है। सो स्मॉल एम कट जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विद gm इज इक्वल्स टू r क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट? और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई ओवर t। सो gm is equals to r cube into 4 pi square over t square. So t square will be equal to 4 pi square r cube over gm. Solve करो। 4 pi square into r cube है हमारा 2.62 into 10 raised to power 7 whole cube divided by 6.67 into 10 to the minus 11 times the mass of the planet. Do we have the mass of the planet? था ना हमारे पास 2.55 into 10 to the power 24. So 2.55 into 10 is to the power 24. हाँ ये डेरिवेशन शो करनी है ना, ये देखो 4 मार्क्स है। So यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। शाबाश जवानों, कैलकुलेटर पकड़ो अपने हाथ में और सॉल्व करो अभी। वेल डन मनाहिल, शाबाश, वेल डन मावीन। सॉल्व करें। 4 pi square into 2.62 into 10 to the power 7 whole cube divided by 6.67 10 to the minus 11 times 2.55 into 10 raised to the power 24. The value of t squared that I'm getting is 4.2 into 10 raised to the power, I think 9. और जब मैं इसका अंडरूट ले लेता हूं तो ये बन जाता है t is equals to 64609.8 seconds। उसने घंटों में पूछा है तो इसको हम करेंगे डिवाइड 64609.8 को 1 hour के अंदर होते हैं 3600 सेकंड, 60 minutes into 60 seconds, so divide by 3600 करते हैं, getting 18 hours. Are you guys with me on this? 17.95, which is 18. Got it? हाँ 17.9 या 18. Yep. चले जवानों आगे, लेट्स गो। 2 to 3 ऐसे में दे सकते हैं, 17.9 भी ठीक है, 18 भी ठीक है। आगे चले। State one similarity and one difference between gravitational potential due to a point mass and electric potential due to a point charge. दोनों के फॉर्मूलाज में जो एक सिमिलैरिटी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने देखा था वाज -gm/r, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
V5 होता है which is minus KQ over R, या V लिख लेते हैं उसको। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि both have an inverse relationship with distance। सिमिलैरिटी ये भी हो सकता है, फील्ड लाइन की बात नहीं हो रही, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है, फील्ड लाइन की। अगर फील्ड लाइन की बात होती माविन, फिर मैं कहता कि फील्ड लाइंस आर रेडियल फॉर बोथ। फील्ड लाइंस के दरमियान में क्या सिमिलैरिटी है? अब वो पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान में क्या सिमिलैरिटी है। फॉर्मूलाज में देखो क्या सिमिलैरिटी है। दोनों का हम कह सकते हैं बोथ पोटेंशियल्स हैव an inverse relationship with R। एक ये बात कैसे, दोनों पोटेंशियल आपको पता है इंफिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो होता है और इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होता है। गॉट इट? बोथ नेगेटिव एंड डिक्रीज जरूरी नहीं है रायान, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अगर वो नेगेटिव चार्ज के लिए होगा तो नेगेटिव होगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखेंगे तो के क्यू ओवर आर लिखेंगे। दैट्स द डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाई को मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is always negative, whereas electric potential can be positive or negative depending on the sign of charge. Got it, guys? Does this make sense? Lovely. चले, ये क्लियर हो गया ना कि आप यहाँ पे सवाल फील्ड लाइन के ऊपर नहीं है। फील्ड लाइन के ऊपर सवाल होता है फिर हम कहते हैं कि हाँ जी फील्ड लाइंस दोनों की रेडियल होती हैं, फिर हम वो इनवर्ड पॉइंटिंग आउटवर्ड पॉइंटिंग वाला पार्ट भी एक्सप्लेन कर सकते थे। देखो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, तो ये अगर मैथ्स है तो आपको पता है कि मैथ्स के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग लाइक दिस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा एक अट्रैक्टिव फील्ड होता है। ये हमेशा फील्ड लाइंस जो है आपकी सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही होती है, और ये सिमिलैरिटी है दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और ग्रेविटेशनल, दोनों के लिए फील्ड लाइंस आर रेडियल। इसको कहते हैं रेडियल बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर, इसको हम कहते हैं रेडियल। ये सिमिलैरिटी है। गॉट इट? और डिफरेंस क्या होगा? What would be the difference between the electric field line and gravitational field line? Difference ये होगा कि gravitational field line will always be inward pointing. Gravitational field line will always be inward pointing, whereas the electric field line can be inward or outward pointing. Can we mention point charges and point masses? देखो हमारा सवाल is on electric field line and gravitational field line, तो उसके ऊपर रह के बात करनी है। फील्ड लाइन का समझाना है। Is this clear? फील्ड लाइन का समझाना है। Got everybody? So far so good. चलिए moving on.
ये तो आसान पेपर है यार, मुश्किल तो नहीं है. State what is meant by an ideal gas. What is meant by an ideal gas? ऐसा पेपर आ जाए तो कमाल ना हो जाए. A gas which obeys PV over T is equals to constant for all values of pressure, volume, and temperature. नहीं जीशान, हर 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 क्वेश्चन करते हुए जाना है, क्योंकि मैंने ये YouTube के ऊपर पूरा पेपर डालना है, तो मैं चाहता हूँ अगर हम वीडियो को 2 पार्ट से भी करें तो एटलीस्ट मैं कहूँ कि मेरा पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये. A fixed amount of helium gas is sealed in the container. The helium gas has a pressure of 1.1 tens per 5. वॉल्यूम उसका इतना है, इतने टेम्परेचर पर. ठीक है. And the volume of the container is rapidly decreased to 30 cm cube. Temperature is thermodynamic, yes. Temperature in Kelvin लिख लो. टेम्परेचर को भी कंफ्यूजन होती है, उसको पर इन केल्विन लिखना है, थर्मोडायनामिक लिखना है. अच्छा, वॉल्यूम को रैपिडली डिक्रीज किया टू 30 cm cube. द प्रेशर ऑफ द हीलियम गैस इंक्रीजेस naturally and the temperature increases to this value. No thermal energy enters or leaves helium. Good. Show that helium behaves like an ideal gas. अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो फिर हमने जो बोला है कि PV over T is equals to constant, वो बात सच होनी चाहिए. सही. अगर आइडियल गैस से बिहेव कर रही है तो सो प्रेशर की वैल्यू क्या है 1.1 टेंस पर 5. वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 540 डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर. टेम्परेचर 27 प्लस 273 कर दें 300. एक ये आ गया. दूसरी तरफ again 2 PV over T is equals to constant. Let's see constant सेम आता है या कितना फर्क आता है. 6.7 in 10 power 6 times 30. उसका प्रेशर बढ़ा है, उसका वॉल्यूम कम हो गया और उसका टेम्परेचर बढ़ गया. 742 plus 273 1015. करें. Let's do it. Do we get the same answer? 1.1 times per 5 times 540 divided by 300. ये आता है 19,800 और साथ वाले कर लो 6.7 times per 6 times 30 divided by 1015. वो भी उतना ही आ गया. 19,809 आ रहा है, आप उसको 19,800 लिख लें, सेम आ गया. इज इट क्लियर? दोनों जो कांस्टेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट बराबर है. अच्छा, the first law of thermodynamics may be expressed as delta U is equal to Q plus W. Use the first law of thermodynamics to explain why the temperature of the helium gas increases. पहली बात तो उसने ये बोली है कि no thermal energy enters or leaves. मुझे बताओ इसकी वजह से कौन सा फैक्टर इस इक्वेशन में 0 है? ये उसने लिख दिया है कि no thermal energy enters or leaves. मुझे बताओ इस इक्वेशन में कौन सी वो चीज है जो 0 है इसकी वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से. डेल्टा U 0 है, Q W है या W 0? शाबाश. Q is 0. That's the first thing. So delta U must be equal to W. अब मुझे बताओ is work done by the gas or on the gas in this question? Initial state और final state का volume देखो. Is work done by the gas or on the gas? The gas is being compressed. Volume कम हो रहा है. So work is done on the gas. अब चूंकि वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है इसलिए डेल्टा U
डेल्टा यू विल इंक्रीज, पहली बात। अब चूंकि आप आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के अंदर डेल्टा यू इज प्योरली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज आइडियल गैस के अंदर potential energy is zero in an ideal gas. याद आ रहा है सबको? There is negligible force between the molecules. तो potential energy between the molecules zero. तो delta U is purely due to kinetic, वरना आपको पता है इंटरनल एनर्जी का सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कह रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी विल बी प्योरली काइनेटिक एनर्जी। सो अगर डेल्टा यू इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही। अब आपको ये भी मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, मैं फिर से लिखता हूं टेम्परेचर इन केल्विन, हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया सबको? यस, सो फार सो गुड। वेल डन गुलशेर, वेल डन तैमूर, शाबाश जुल्करनैन, फैजान क्या बात है, ज़ारा वेल डन, वेरी नाइस। अब्दुल मोहित तुम आए पे हो ये सो गए हो? ऑलराइट, पार्ट 3, लेट्स गो अहेड। The average transition kinetic energy of a molecule of an ideal gas is given by this expression where K is Boltzmann constant, T is thermodynamic temperature. Calculate the change in the total kinetic energy. Achha. Calculate the change in the total kinetic energy. ये लफ्ज जरा पढ़ें आप इसको, पढ़े लफ्ज। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला किस चीज का होता है? ये होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। मुझे ये बताएं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी फर्क क्या होता है? एक फर्क होता है, अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है आपको पता होगा। Anonymous soul, I'll just tell you. What is the difference between total kinetic energy and average kinetic energy? एक लेटर का फर्क है दोनों में, वो क्या है? वो कौन सा लेटर है? वेल डन मावीन, शाबाश। n से मल्टीप्लाई कर दें, एग्जैक्टली, क्या बात है। So total kinetic energy would be equal to 3/2 nkt. n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये कहां से निकालें हम? पहले ये बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या गेम है, ये कहां से निकलेगा? शाबाश ज़ारा, वेल डन। PV इज इक्वल टू NKT से निकलेगा। PV इज इक्वल टू NKT से निकलेगा, एग्जैक्टली। एवरेज इज डिवाइड बाय n, बिल्कुल 100%। एवरेज इज बेसिकली टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय n, इसको एवरेज कहते हैं। तो अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दें एवरेज को तो टोटल निकल आएगा। सो पहले तो n की वैल्यू निकालना जवानों। अच्छा, अब हमने इतना ज्यादा काम किया हुआ था, हमने ऊपर आई थिंक PV ओवर T की तो वैल्यू पहले ही निकाल के बैठे हुए थे, है ना? PV over T was equal to NK। PV over T की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, किधर है, कहां चला गया? ये निकाली हुई 19800। सो इसको पकड़े और इधर डाल दें। ओहो, कहां गया? हाँ, 198,000 is equals to N into 1.38 into 10 to minus 23. Got it? यहां से निकल आएगा N, करें जी, divide by 1.38 into 10 power minus 23. So the value of N that I get is 1.4349, we have 5 into 10 is to power 28. Got it? So this is the value of N. अब इसको उठाओ, यहां पे ले आओ। आपने निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा के ई निकालना है।
So 3/2. हमें तो एक्चुअली ये भी करने की जरूरत है, पीवी ओवर टी की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी थी, चलो कर लिया, अब क्या करें। तो 3/2 इंटू 1.435 इंटू 10⁻28 टाइम्स 1.38 इंटू 10⁻23 टाइम्स, यहां पे आप डालेंगे टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। सो वो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, वो टेम्परेचर डिफरेंस आप ऊपर जाके देख लें। Initial temperature was 27, final temperature was 742, तो 742 minus 27 सीधा लिखें, सॉल्व करें। So 1.5 into 1.435 into 10⁻28 times 1.3 times 742 minus 27. So the change in kinetic energy that we will get देखो, जो टेम्परेचर चेंज होता है, जो टेम्परेचर चेंज होता है वो तो उसी में रहता है ना, टेम्परेचर चेंज का तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस से चला हूं और 742 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया हूं, तो 27 को 273 में ऐड करो, आंसर आ जाएगा 300, और 742 को भी 300 में ऐड कर दो, 273 में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 1015। दोनों का डिफरेंस लेके देख लो, 1015 माइनस 300, यहाँ से आंसर आता है 715 केल्विन, और 742 में से 27 को माइनस करो, यहाँ से भी आता है 715 डिग्री सेल्सियस। तो जो चीज़ मैंने हमेशा आप लोगों को बताई है वो ये है कि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, आंसर हमेशा एक ही आता है। इज इट क्लियर? ओके, so guys, we have to calculate the change in kinetic energy. What is the answer that we're getting? Getting a horrendously big answer. Let's do it. 1.5 into 1.435 into 10⁻28 times 1.38 into 10⁻23. बड़ा जवाब क्यों आ रहा है? क्या हम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं? Yeah, it's too big. इतनी बड़ी नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी। PV over T is equals to constant. PV over T की वैल्यू हमने ठीक डाली है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम चेक कर लेते हैं, हमने कितने निकाले हैं। Okay, let me just 1.1 into 10⁻5 times. We made a mistake. क्या गलती की है हमने? गैस करो क्या गलती की है यार। ये जो PV over T था, ये हमने जो पहले कैलकुलेट किया था, इसमें ये हमने CM क्यूब में रखा हुआ था, इसको मीटर क्यूब में होना चाहिए था। नहीं, मैं कहूँ इतना आंसर बड़ा क्यों आ रहा है? सो हमारा आंसर 19800 तो प्रूव हो गया था पहले वाले पार्ट में, एग्जैक्टली CM क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको 8000 को इंटू 10⁻⁻, CM क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। So 1 cm cube is 10⁻⁻6 meter cube exactly. So into 10⁻⁻6 करेंगे. This is equals to
n into k और फिर वहां से n निकलेगा. So number of molecules हमारे चेंज हो जाएंगे, बाकी सब ठीक ठीक था. So number of power of 10 basically change हो रही है. Number of molecules 19,8,000 into 10 की power minus 6 divided by 1.38 into 10 की power minus 23. So 19,800 into 10 to the power minus 6 divided by 1.38 and 10 to the power minus 23. हाँ, so number of molecules आपके आ गए 1.43. पहले 10 की पावर 28 आ रहा था, अब 20 की पावर 21 आ रहा है. सिर्फ ये फर्क आया है. 10 की पावर is 21. Got it? So 10 की पावर 21 आ गया, अब मल्टीप्लाई करो. So 1.435 into 10 to the power 21 times 1.38 into 10 to the power minus 23 times 1.5 times 742 minus 27. And the answer that you get is 212. Exactly. 212. Got it? That is the change in kinetic energy. Right, 212 joules. Make sense? Convert क्यों करेंगे? क्योंकि प्रेशर हमेशा पैस्कल्स में होना चाहिए, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होना चाहिए और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए. इसलिए कन्वर्ट करेंगे. $21.2 212. Yeah. Got it? Is this clear, everybody? सारे मेरे साथ हैं यहां तक? शाबाश. Part C को देखो. The mass of nitrogen gas in another container is 24 grams. So looking at it's getting 21.2. Why are you getting 21.2? 19,800 into 10 to the power minus 6 divided by ये 22 है. इसको 22 लिखो, इसको 22 कर लो. 212 आ गया. This is 1.43 in 10 की power 22. This is 1.435 in 10 की power 22. 212 आ जाएगा. चेक करो. और हमने ऊपर क्यों नहीं किया कन्वर्ट? ऊपर इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि हमने सिर्फ प्रूफ करना था PV over T is equals to constant. हमने सिर्फ ये प्रूफ करना था PV over T is equals to constant. So pressure volume divided by temperature, pressure volume divided by temperature किया, वो दोनों sides equal आ गई. Is this clear, everybody? सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक? रयान, अब आंसर ठीक हो गया? I think my screen is stuck. है ना? Change नहीं हो रही. Just a second. Where is it? Where is it? Where is it? Here it is. ले जी. अब देखिए. Brilliant. चलिए part C करते हैं. The mass of nitrogen gas in another container is 24 grams at a temperature of 27 degrees Celsius. The gas is cooled to its boiling point of minus 196. Assume all of the gas condenses to a liquid. Okay. For this chain, the specific capacity of nitrogen is 1.04 kilojoules per kg per Kelvin. Okay. The specific rate of vaporization is this.
So गैस कंडेंस कर रही है टू फॉर्म अ लिक्विड. So जवानों, आपकी नाइट्रोजन गैस इधर पड़ी हुई है, ये टेम्परेचर एक्सिस है और उसका टेम्परेचर इस टाइम पे है 27 डिग्री सेल्सियस. उसका मास है 24 ग्राम्स. उसने कंडेंस करना है, उसने हीट लूज करनी है, and it has to go all the way to minus 196 degrees Celsius, and then it has to form a liquid at that temperature. So ये गैस, इधर भी वो गैस रहेगी और फिर वो -196 पे गैस टू लिक्विड बनेगी. क्या क्वेश्चन समझ आया आप सबको? सो आपका, मुझे ये बताओ, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, ml या mc डेल्टा टी? जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन सी इक्वेशन लगाते हो? जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, फिर कौन सी लगाते हैं इक्वेशन? शाबाश. यहां पे लगेगा mc डेल्टा टी. And what about the next part? When you're at the same temperature, but you're just changing from liquid, gas to liquid. ml. Well done. So because you're asking to find out what is the total thermal energy that is removed, so you have to do Q is equals to mc delta T first. So करें mc delta T पहले. 24 grams है, इसको kg में convert कर लें. 24 × 10⁻³ times. The specific capacity is 1.04 kilojoules. चलिए जी, इसको 1.04 रहने देते हैं क्योंकि किलो जूल में ही हमें आंसर निकालना है. Into temperature change. Temperature change will be 27 plus 196. Does that make sense? Minus minus plus हो जाएगा. इसको सॉल्व करो. So 24 × 10⁻³ times 1.04 times 27 plus 196. करें इसको सॉल्व. Your answer should be 5.57 kilojoules. Can you guys check? Okay. अगला है Q is equals to ml. So 24 into 10⁻³ times 199. ये कितना आता है? 4.78 kilojoules. So total energy हमने कितनी निकाली है बाहर? 5.57 plus this answer. It'll be 10.345 या 10.4 भी लिख सकते हो. 10.346 actually. 10.346. So 10.3 लिख लो. Should be fine. Is this clear, everybody? Yes. हसीब इसलिए क्योंकि उसने कहा है कि all of the gas condenses to liquid. So ये हमारे पास 27 ग्राम गैस थी at 27, जो कि -196 तक हमने ठंडा किया तो वो गैस ही रही, और फिर हमने उसको गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करना है तो वो आपको पता है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो वो एक फ्लैट लाइन आएगी. तो वो मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो उसमें भी तो हीट लूज होगी ना, गैस में से और हीट निकालेंगे. क्लियर हो गया? Shabash, Shivanu. Let's move ahead and let's move on to the third question. Question number 3. An object is suspended from a vertical spring as shown in figure 3.1. The object is displaced vertically and then released so that it oscillates, undergoing simple harmonic motion. So ये 3 ग्राफ्स हैं. जल्दी से इन ग्राफ्स देख के बताओ इसमें टोटल एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी है और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है. जल्दी से बताएं.
हाँ एनोनिमस सोल बिल्कुल, लेटेंट वेपराइजेशन इज लिक्विड टू गैस, लेकिन वही हीट आप गैस में से निकाल के लिक्विड भी तो बना सकते हैं, उतनी अमाउंट ऑफ हीट ही। तो वो सेम अमाउंट ऑफ हीट जो गैस लिक्विड को देनी पड़ती है गैस बनाने के लिए, वही अमाउंट ऑफ हीट उसने बाहर निकाले तो वो गैस लिक्विड बन जाएगा। शाबाश। सो टोटल एनर्जी इज पी, वेल डन। काइनेटिक एनर्जी इज व्हिच वन? काइनेटिक एनर्जी कौन सा है? ये देखो, मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये बताएं। पेंडुलम के बारे में सोचें। व्हेन यू थिंक ऑफ अ पेंडुलम, तो मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी पीक पोजीशन में जाके जीरो होती है। थिंक ऑफ अ पेंडुलम। सो पेंडुलम जब मूव करता है तो मीन पोजीशन पे वो सबसे ज्यादा स्पीड से जाता है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ जो मेन पोजीशन पे टॉप पे जा रहा है, ये कौन सा ग्राफ है? ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है। समझ आई सबको? तो ये जो बच जाएगा ये वाला, ये किसका है? ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। इज इट नाउ क्लियर एवरीवन कि Q जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है? Q is potential energy, R is kinetic energy, and P is total energy. Make sense? चले। The object has a mass of 130 grams. Determine the time period of the oscillations. So हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी वाला, मैक्सिमम, which is 1/2 of m omega square a square. आपको पता है ना टोटल एनर्जी is the same as kinetic energy maximum और potential energy maximum. हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यूज करेंगे। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अब टोटल एनर्जी कितनी है वो आप यहां से निकाल सकते हो। ये वाली वैल्यू 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एक्सिस किधर है? ये मिली जूल्स में। सो 6.4 मिली जूल्स should be equal to 1/2 of m 130 into 10 की पावर -3 into ओमेगा स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड कितना है? ये है एम्पलीट्यूड आपके पास। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपकी आ रही है 1.2, 1.3, 1.4 नहीं 2.3, 1.4. That's not how it's dividing. एक छोटा बच्चा 0.4 represent कर रहा है, सही है। So 1.24, 1.24, 1.28, 1.32, 1.36, 1.4, 1.44, 1.48, 1.52. सो ये होगा जी 1.5. Does that make sense? So ये 1.4, 1.44, 1.48 और ये 1.52, ये बीच में है दोनों के। तो ये क्या होगा? 1.5. इज दैट करेक्ट? सबको समझ आया? 1.5 है, 1.52 नहीं है। 1.5 सेंटीमीटर है ये, 1.52 नहीं हो सकता। 1.52 तो ये वाला नंबर है। दिस इज 1.52, दिस इज 1.48। आपकी लाइन बीच में, so 1.5 है। क्लियर हो गया सबको? यस। Munem, I don't understand why total energy will be equal to kinetic energy. अच्छा, ये ग्राफ को देख लो। Can you see कि आपकी टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ये फ्लैट लाइन है और वो फ्लैट है एट 6.4। एंड कैन यू आल्सो सी कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है 6.4। कैन यू आल्सो सी
पोटेंशियल एनर्जी इधर मैक्सिमम होती है, इसकी वैल्यू भी 6.4 है. सो याद रखो मुनेम कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और योर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. तीनों का फॉर्मूला एक ही है. मैक्सिमम का which is 1/2 omega square a square. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी यही है 1/2 of m omega square a square. सबकी वैल्यू सेम है हमेशा. सो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली. a की वैल्यू वाज 1.5 सेंटीमीटर. सो 1.5 into 10⁻²² होल स्क्वायर. करें जी सॉल्व इसको. दिस इज 1.5 into 10⁻² होल स्क्वायर. सो 6.4 into 10⁻³ into 2 divide by 130 into 10⁻³ divide by 1.5 into 10⁻² whole square. यहां से मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा है. बताओ उसवा ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है? मुनीम तुम्हें समझ आया बात का? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ सारे कितनी आती है? मेरी आ रही है 437.6. अपने कैलकुलेटर में चेक करो. Are you all getting the same answer? शाबाश जवान. वाह जी सुबह हो गई. ओमेगा स्क्वायर इज 437.6. अंडर लो. ओमेगा की वैल्यू आएगी 20.91. और आपको पता है कि ओमेगा होता है 2π/t. So 2π/t should be equal to 20.91. So 2π divided by 20.91. So यहाँ से आपका टाइम पीरियड निकल आएगा. The time period that I'm getting is 0.300. So 0.30. Anonymous soul. So for amplitude, we'll take the value from positive. Negative से ले लें anonymous soul. -1.5 लिख लें. Well done गुलशेर. बिल्कुल सही जवाब दिया. Anonymous soul नेगेटिव से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं. बात वही है. -1.5 ले लो. सेम थिंग. आओ जवानों जल्दी से इसको खत्म करें. पार्ट सी पार्ट 1. State the cause of damping. Why does damping occur? Damping occurs due to frictional forces which oppose the motion of the object. A light card is attached to the object. The object is placed with the same initial amplitude and then released. During each complete oscillation, the total energy of the system decreases by 8%. Interesting. Determine the decrease in the total energy by the end of the first 6 complete oscillations. Good question. इसको देखो. ये देखें. इसको यूं पिक्चर करें. आपको पता है ना डैम्पिंग के अंदर देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. है ना? ऐसे ही होता है ना. अच्छा ये सबको समझ आ गई कि दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग. अब मुझे ये बताओ हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना था? What was our initial amplitude? Was it 1.5 centimeters? लिख दो यहाँ पे 1.5 centimeters. Does that make sense? और वो 1.5 सेंटीमीटर आपका डिक्रीज करता है. वो यहाँ पे आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है. Are you guys with me on this? Yes or no? So, guys, total energy का फॉर्मूला होता है 1/2 of m omega square a square.
करेक्ट। अब हमने ऑलरेडी पीछे टोटल एनर्जी निकाली हुई है विच इज 6.4 मिली जूल्स। सही है। इसके दो किस्म के सवाल आते हैं, हमने वो दोनों किस्म के सवाल देखने हैं। एक तो होता है कि वो कहे कि एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम दिस वैल्यू, और हर ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड 8% कम हो जाता है। अब वो कह रहे हैं टोटल एनर्जी जो है वो हर ऑसिलेशन के बाद 8% कम हो जाती है। सो मुझे ये बताओ, अगर इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी वाज 6.4 मिली जूल्स, सो जब टोटल एनर्जी कम हो जाएगी 8%, तो इधर कितनी बचेगी, यहां पे कितनी आएगी, ये बताएं। क्या करेंगे आप 6.4 मिली जूल को 8% कम करेंगे और 6.4 में से माइनस कर देंगे, ऐसे ही है ना। ये 8% डिक्रीज है, 8% डिक्रीज है। सो 8% डिक्रीज के बाद कितनी वैल्यू बचेगी, तो 6.4 इंटू 0.92, ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 5.88 मिली जूल्स। क्या ये बात समझ आती है आपको? 8% कम होने के बाद ये वैल्यू 5.88 मिली जूल्स रह जाएगी। क्या एक ऑसिलेशन हो गई है? क्या ये बात सबको समझ आ गई है? सो मैं यहां पे एक चेन बनाने लगा हूं, बड़ा आसान सवाल है। 6.4 मिली जूल्स एक ऑसिलेशन के बाद 5.88 मिली जूल्स पे कन्वर्ट कर गया। अब 5.88 मिली जूल्स एक ऑसिलेशन के बाद किस में कन्वर्ट कर जाएगा, मुझे बताओ। ये 5.88 जब कम होगा 8%, तो इधर वैल्यू क्या होगी, इधर वैल्यू क्या होगी? 8% कम करो फिर से उसको, और बताओ मुझे वैल्यू क्या होगी उसकी। उसकी वैल्यू होगी, शाबाश, मेरा कैलकुलेटर मुझे जवाब दे रहा है, आपसे मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं। इज इट 5.42? 5.42 मिली जूल्स होगा, चेक करो। बताएं क्या आंसर आ गया? 5.416 या 5.42? परफेक्ट। अब करते जाओ, मुझे बताओ फिर से 8% कम करो, क्या होगा जवाब? तुम लोगों को समझ तो आ गया कि हम कर क्या रहे हैं, तुम लोगों को समझ आ गई ना हम क्या कर रहे हैं। हम हर ऑसिलेशन में 8% कम करते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं क्या बचता है। सो 5.42 का फिर करो 92%, क्योंकि 8% फिर कम होगा। तो इट्स लाइक अब मैं यहां से इधर आ गया हूं। सो ये थी 5.42 और इधर मैं पहुंच गया हूं अब, तो ये आ गया 4.98 मिली जूल्स। शाबाश, करो आगे। और हमने 6 ऑसिलेशंस करनी है, 6 करनी है। समझ आ रहा है प्रोसेस? समझ आ गया? तो ये पहली ऑसिलेशन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये थर्ड हो गई। अब फोर्थ पे आ जाओ। 4.98 का 92% कर दो, ये क्या आंसर आ जाएगा? 4.58 मिली जूल्स। और अब पांचवी बताओ, 4.558 के बाद अगला के नंबर क्या आएगा? फैजान कह रहा है 3.88 आएगा। मैं फैजान का यकीन कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही कह रहा है, चेक कर लें तुम। 4.22 मिली जूल्स आ रहा है, 4.21 है, 4.22। और 6 पे क्या होगा? इसका 0.98 करें, 3.88 मिली जूल्स। क्या ये समझ आ गई आपको? सबको समझ आ गई कि आपकी इनिशियल एनर्जी जो थी जवानों, आपकी इनिशियल एनर्जी थी 6.4 मिली जूल्स। 8% 8% 8% 8% कम होती गई, और आपने फाइनल एनर्जी जो हमें निकाल के दे दी है वो दे दी है 3.88 मिली जूल्स। तो मुझे बताओ क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, उसका जवाब कैसे निकालोगे? हाउ मच एनर्जी हैव यू लॉस्ट?
How much energy have you lost? शाबाश, शहजादे लगे हो, जल्दी से बताओ, so that we end this class today. Exactly. सही है। तो मैंने कहा था ना, इसके दो किस्म के सवाल आ सकते हैं। इसका एक सवाल ये हो सकता है कि हमें फाइनल एनर्जी निकाल दो, जो कि ये जवाब है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी लॉस निकालो, तो आपने माइनस कर देना है। 2.52 is the answer. Got it? Is it clear? चलो जवानो, वेल डन, माशाल्लाह, गुड प्रोग्रेस। बस इसका एक आखिरी पार्ट रह गया, स्टेट विद द रीजन द टाइप ऑफ डैम्पिंग दैट द कार इंट्रोड्यूसेस। मुझे बताओ ये किस किस्म की डैम्पिंग है जिसमें 8% डिक्रीज होता है? This type of damping is called light damping. Or light damping में, because the oscillation, the amplitude of the oscillation gradually decreases. Amplitude of the oscillation gradually decreases. Got it? Is this clear? Yes, Gulsher, absolutely. 8% decrease है, वो बहुत बड़ा डिक्रीज नहीं है। 92% डिक्रीज नहीं है, वरना हम वो कहते हैं कि वो क्रिटिकल डैम्पिंग हो गई है, खत्म ही कर दिया ऑसिलेशन को। एनॉर्मस सोल, पिछले वाले क्वेश्चन में डेल्टा यू वाज इंक्रीजिंग क्योंकि हीट सप्लाई कर नहीं रहे थे और वर्क डन ऑन द गैस हो रहा था, गैस को कंप्रेस कर रहे थे, उसका याद है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, उसका वॉल्यूम कम हो रहा था। तो जब वर्क डन ऑन द गैस होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हीट सप्लाई कर नहीं रहे, दैट्स व्हाई। चले जवानों, दैट इज इट। Do like, subscribe, share as always, and thank you so much for being here. It's lovely. अब आप लोगों ने पढ़ना है या सोना है, मेरा तो दिन शुरू हो गया, so I have to work. Take care everybody. Inshallah, see you guys next time. हम इस पेपर को खत्म करेंगे और फिर हम पेपर 5 भी करेंगे। Got it? कल AS का होगा, कल AS का February-March 22 होगा इंशाल्लाह। Done? चले, that is it. Take care. Khuda Hafiz everybody. Allah Hafiz.